नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। मैं जो समझ रहा हूँ लगातार किस तरह से जो एग्जिट पोल आए हैं और उसमें जो नतीजे दिखाए गए हैं उसके बाद खासकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में हड़कंप है, हड़कंप मचा हुआ है। मेरे साथ सैयद शुजा जुड़ेंगे सीधे अमेरिका से। मैं उनको इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि भारत में ईवीएम को लेकर सबसे बड़ी बहस उन्होंने छोड़ी है बामन इस्लाम के बाद, और उन्होंने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसकी पूरी दुनिया में गूंज उठी थी। तो ईवीएम में किस किस तरह की गड़बड़ी की जा सकती है ये जानेंगे हम सीधे सैयद शुजा से, जिनका दावा है कि वो ईवीएम को हैक कर सकते हैं, ईवीएम मैनेज कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम का डेटा भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। चुनाव आयोग मुझ पर कोई केस नहीं कर सकता है क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव नहीं है। तो हम लोग समझिए कपिल शर्मा की कॉमेडी कर रहे हैं, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको लगता है कि ईवीएम में फ्रॉड हो रहा है। तो हम सीधे चलते हैं सैयद शुजा के पास और उनसे बात करते हैं। वो हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं और क्या हम जो एग्जिट पोल आया है उससे बच सकते हैं, और अगर बचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़े सवाल है। लीजिए, हमारे साथ सैयद शुजा जुड़ गए हैं। सैयद शुजा साहब, स्वागत है एक बार फिर से निश्चल दस्तक पर। नमस्कार शंभू जी, कैसे हैं? अब पहले तो आप जान लीजिए कि भारत में मेरे चैनल पर 7 लाख लोग विजिट कर चुके हैं आपको। ये तो मेरे यूट्यूब पर है और अरे न वाह, जाने कितने लोगों ने आपको डाउनलोड करके और फेसबुक के जरिए देखा होगा। लेकिन 2-3 सवाल लोग बहुत जानना चाहते हैं। बढ़िया। आपको पता है सूरज जी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की आप आखिरी उम्मीद है और लोगों को लगता है कि सैयद शुजा ही कोई विकल्प बता सकते हैं, क्योंकि अभी आज 20 है, 21, 22, 23 3 दिनों का समय बचा हुआ है। ईवीएम में किस किस तरह की गड़बड़ी की जा सकती है? ईवीएम में किस किस तरह की गड़बड़ी की जा सकती है? देखिए शंभू जी, हाँ। कई तरह की गड़बड़ियां होती है ईवीएम में। सबसे पहली गड़बड़ी, ईवीएम में जो वीवीपैट है वो सबसे बड़ी गड़बड़ी है। हम्म। जो ईवीएम में वीवीपैट लगा हुआ वो सबसे बड़ी गड़बड़ी है। हम्म। भाई, आपने ईवीएम में वीवीपैट लगाया, वोटर वेरीफाइबल पेपर ट्रायल, हम्म। ऑडिट पेपर ट्रायल जो भी कहते हैं उसको, हम्म। पेपर ऑडिट ट्रायल। तो आपने पेपर रखा है तो आप गिनने के लिए रखे हैं कि सजाने के लिए रखे हैं? हम्म। आप 100% वीवीपैट लगा रहे हैं हम्म। तो आप मुझे बताएं, आप लगा रहे हैं तो आप गिन क्यों नहीं रहे हैं? हम्म। आप रैंडमली उठाएंगे और ये बोलेंगे कि भाई हम ये रैंडम लॉटरी से उठाए हैं, ये 5 को हम गिनेंगे, तो वो रैंडम है हम्म। करके किसे पता? तो हम्म। ये सबसे बड़ी धांधली वहीं पे हो रही है कि आप लोगों को दिलासा दिया जा रहा है कि ये देखो पेपर ट्रायल है, इससे अब कोई धोखा दिया नहीं जा सकता, तो लिहाजा इसके ऊपर पेपर ट्रायल के नाम पे सबसे बड़ा दिखावा या सबसे बड़ा धांधली हो रही है। हम्म। अगर आपको पेपर ट्रायल रखना है तो आप पूरे पेपर गिने, हम्म। पूरे गिने ना, वो नहीं गिना जाता है। हाँ। दूसरी बड़ी हम्म। धांधली ये है कि देखिए, जब ईवीएम कनेक्ट होती है, मॉक पोल होता है, तो मॉक पोल के दौरान 50 वोट डाले जाते हैं और 50 वोटों को गिना जाता है, देखा जाता है कि वो ईवीएम काम कर रही है या नहीं कर रही है। हम्म। तो वो 50 वोट डाले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो पोलिंग एजेंट वही वहां पे जिनको असाइन किया जाता है वही देखते हैं कि वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। हम्म। हम्म। तो हम्म। ये इसको आम लोगों के पास क्यों नहीं लाया जाता है? हम्म। अगर उसमें सही काम नहीं कर रहा है या कर रहा है, वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ओके, दिस इज डन। हम्म। और तीसरी सबसे बड़ी धांधली ये होती है कि ईवीएम जिसके अंदर हैकेबल प्रोसेस है, वो बहुत ही बड़ा यूनिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बड़ा आसान, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखो, जब ईवीएम का मॉक पोल होता है, जब मॉक हो गया आपका, तो क्लोज दबाता है, रिटर्निंग ऑफिसर क्लोज दबाता है, क्लोज हो गया, अब कोई वोट नहीं डाला जाएगा। तो इसकी जो जो प्रक्रिया है कर्नल बाईपास करने की, वो वहीं से शुरू होती है। पहले कर्नल बाईपास किया जाता है। ईवीएम स्टैंडर्ड ऑन डिवाइस है, 1:1 के ऊपर काम करती है। एक मरतबा ऑन करो तो यहाँ से जाएगा, फिर दूसरे मरतबा ऑन करो तो यहाँ से जाएगा, तो हाँ। 1 बाय राइट 1 काम करती है। राइट राइट राइट। लेकिन जब कर्नल बाईपास हो जाता है, तो कर्नल बाईपास होने के बाद होता यह है कि यू कैन सेंड डेटा एट वंस। अब वहां पे बड़े बड़े
एक्सपर्ट बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 22 तारीख के दिन जनवरी की, कि ये ऐसा नहीं होता है, ये वैसा नहीं होता है। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, भाई आप लोगों ने ईवीएम की चिपसेट स्टडी की है क्या? आप लोगों ने बनाया है क्या? एम्बेडेड जो बर्न्ड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो नहीं कहूंगा, जो बर्न्ड कोड है चिपसेट में, वो आप लोगों ने स्टडी किया है? आप लोगों ने देखा है सीओडब्ल्यू कोडिंग के अंदर कितनी महारत रखते हैं? कौन कौन सीओडब्ल्यू कोडिंग जानता है? कि कोई भी नहीं जानता, लेकिन बैठ के वहां पे बातें ज्यादा करेंगे। तो वो सीओडब्ल्यू बीएससी कोडिंग जो होती है वही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। आज के मौजूदा हालत में इंडिया में वो कोडिंग करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि 1979 में वो चिपसेट बर्न की गई थी और आज तक वही चिपसेट इस्तेमाल होती है। और जो पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसके ऊपर सारा चिपसेट वगैरह या मेमोरी लगती है आसान भाषा में, तो वो आज तक अपग्रेड नहीं की गई है। M1 हो या M2 हो या M3 हो, ये तीनों मशीनों में वही डिजाइन की पीसीबी यूज होती है, वही कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, वही रेसिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं, वही ट्रांसमीटर्स इस्तेमाल होते हैं, वही एबीएसएस इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीजें जूं की तूं है, बस बदला क्या गया है? डिजाइन बदला गया है। जिस तरह से ईवीएम दिखाई देती है बस उसी को बदला गया है। पहले ऊपर का डिजाइन बदला जो गया है। एलईडी होती थी, हाँ, ऊपर का डिजाइन और एलईडी बदली गई है, उससे हटके कोई दूसरी चीज बदली नहीं गई है, सेम है। पहले उसके अंदर 128 बिट का डेटा होता था, अब 256 बिट का डेटा है, बिट का डेटा है, नॉट एमबी और जीबी और ये नहीं। वो एक साधारण सा कैलकुलेटर है जिसको आप जिस तरह से प्रोग्राम करना चाहे, उसका कर्नल बाईपास करें, आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आप वाईफाई कनेक्ट करें उससे, ये नहीं है कि आप उसको ब्लूटूथ कनेक्ट करें। ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, चिपसेट के अंदर सेल्फ एम्बेडेड एप्लीकेशन की जरूरत होती है, वो उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। पीसीबी के अंदर जो ब्रिजेस बने हुए हैं उसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगे हुए हैं, क्योंकि वो उस दौर की पीसीबीज है जब रेडियो ट्रांसिस्टर्स हुआ करते थे, टेलीविजन के सेट्स बना करते थे। तो आज, जब से आज तक कभी भी ये चेंज नहीं की गई है। अगर आपको एक चीज दिखाऊं तो मैं यहाँ पे इसका चिपसेट का आपको डिजाइन दिखाता हूँ, ठीक है? लोग बड़ा हुज्जत करते हैं, ये चिपसेट का डिजाइन देखें, ये चिपसेट का डिजाइन है, ये चिपसेट का डिजाइन है। इसके अंदर आप बताएं मुझे, ये चिपसेट के डिजाइन के अंदर आपको यूसीआईडी की जरूरत क्या है? ये चिपसेट का डिजाइन है, ये पूरा पीसीबी का चिपसेट का डिजाइन है। तो ये इसकी जरूरत क्या है? जब आपको आरएफआईडी की, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी की जरूरत क्या पड़ रही है? एफसीसीआई का आपको अप्रूवल क्यों लेना पड़ रहा है वो चिपसेट लगाने के लिए? क्योंकि उसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिटेड होती है। तो इसके बारे में कोई डिटेल किसी के पास नहीं है, क्योंकि ना चुनाव आयोग ने इसके डिटेल किसी के साथ शेयर किए हैं, ना इलेक्शन कमीशन ने शेयर किए हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शेयर किए हैं, ना भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने शेयर किए हैं, ना वो तीसरी कंपनी डायनासॉफ्ट जो तमाम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, ये दोनों कंपनियों को किसी ने भी ये डिटेल्स शेयर नहीं की है। जो एक्सपर्ट बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको ये हरगिज नहीं पता है कि वो काम क्या करती है, उसके अंदर कौन सा बर्न्ड कोड लगा हुआ है, कौन सा सीओडब्ल्यू कोडिंग लगी हुई है, किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस खयासे लगाए जाते हैं। सुजा भाई, ये तो तकनीकी बात है जिसके आप एक्सपर्ट हैं, मुझे पता है। मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूं वो इस दुनिया में बादशाह है। मेरा सवाल एक साधारण तरीके से, जैसे मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी हूं, क्या ईवीएम में कब कब गड़बड़ी की जा सकती है? एक तो ईवीएम बदला जा सकता है, पहले से वोट डाला हुआ ईवीएम, या वोटिंग के दौरान हैक किया जा सकता है, डेटा चेंज किया जा सकता है, या बिना ईवीएम बदले स्ट्रांग रूम में भी डेटा चेंज हो सकता है। ये तीन मेरे सवाल है, उसका जवाब दीजिए। तीनों भी मुमकिन है। देखिए, जो इलेक्शन के दौरान ईवीएम के अंदर डेटा बदला जाता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसके अंदर अगर आपको मोटी भाषा में बताऊं तो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, यहाँ पे टोल रोड्स होती हैं, यहाँ पे टोल ब्रिजेस होती हैं। तो टोल पे से जाने के लिए आपको इतना सा डिवाइस दिया जाता है, इतना सा स्टिकर दिया जाता है, जिसके अंदर एक मामूली सी चिप लगी होती है, मैग्नेटिक चिप। अब वो जब टोल के नीचे से गुजरती है तो वो ऊपर का जो ट्रांसपॉन्डर है वो रीड करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है उसकी फ्रीक्वेंसी को, और उसके अंदर से आपके पैसे कट जाते हैं। तो उसी तरह का ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास जो टेक्नोलॉजी है, मैं उसके बारे में बता दूं कि ये लोग वैन के अंदर उसी तरह के ट्रांसपॉन्डर्स लगाते हैं जो फ्रीक्वेंसी इमिटेट करती है।
फ्रीक्वेंसी एमिट करती है, वो फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में ही ट्रैवल करती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिसीवर को ही टारगेट करती है। उसके अंदर बहुत बड़ा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक रेडियो के ऊपर हाँ। आप जैसे आवाज सुनते हैं, उसी तरह से एक एक फ्रीक्वेंसी एमिट होती है जिसके अंदर डेटा होता है, कर्नल बाईपास करने का कमांड होता है। जैसे ही कर्नल बाईपास हो गया, दूसरी फाइल जाती है, उसके अंदर इतने प्रत्याशी को इतने इतने मतलब वोट समझ लीजिए कि गिरेंगे, जो इतने जो इसको हाँ, गिरेंगे। समझ लीजिए कि जो पैसा कट रहा है, मतलब जो जो हम लोग जा रहे हैं टोल ब्रिज पर, और स्टिकर सटा हाँ, हुआ है, जो पैसा कट जा रहा है, उससे भी आसान है ईवीएम का डेटा बदलना। उससे भी आसान है। एक फाइल एक फ्रीक्वेंसी एमिट होती है, वो ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के अंदर रिसीव हो जाती है, उससे कर्नल बाईपास हो जाता है, ब्रिज एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके अंदर चिपसेट के अंदर डेटा स्टोर हो जाता है। अच्छा ये तो अब तो आप ये वोट तो डालते आसान है। रहें, वोट तो डालते रहें, कोई फर्क नहीं सुनिए, पड़ता। तो ईवीएम बदलने वाला झंझट तो कोई नहीं लेना चाहेगा, जो सत्ता में है वो तो इससे कर सकता है। ईवीएम बदलने वाला झंझट इसीलिए हो रहा है हम्म। शंभू जी, देखो इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम्म। एक बंदा आया, लौंडा कहाँ का है पता नहीं, आया, ये बच कैसे गया करके कई लोगों ने ये सवाल किया। उसके बाद में उन लोगों को लगा कि भाई ये एक अकेला है, ये कुछ करेगा नहीं। हम्म। तो इनको हमने इंटरसेप्ट जब किया, इनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये हैक करके बैठे हैं, ये जीत रहे हैं। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में इनको अंदाजा नहीं हुआ कि ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ वो दर हकीकत उनके एक्चुअल नंबर्स हैं। जब एहसास हुआ तो वो लोग ईवीएम बदलना शुरू करें। हम्म। मैं शुरू पहली 11 अप्रैल से कह रहा हूँ, देखो कई ईवीएम ऐसी हैं जो इन्वेंट्री में नहीं दिखाई दे रही हैं, जो चुनाव में यूज हुई थी, अब जहां पे रखी हुई है वो ईवीएम में कई ऐसी ईवीएम दिखाई दे रही हैं जो जो चुनाव में इस्तेमाल नहीं हुई थी अब, लेकिन उसमें वो डेटा है जो चुनाव का डेटा दिखाया जा रहा है। तो आई मीन दे रिप्लेस्ड इट, और मैं इन्वेंट्री के बाहर है ये ईवीएम करके मैं बोल भी रहा हूं, तो किसी को इसके ऊपर कान पे जू नहीं रहेंगे। जब वो ईवीएम बदलते गए, इतने सारे ईवीएम बदल दिए कि अच्छी खासी इनकी बढ़त बढ़ गई, तब इनको एहसास हो रहा है कि अरे आरटीआई डालो, पता चला कि 20 लाख ईवीएम है नहीं, जिसका हिसाब नहीं है। अब ये चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं पूछता, चुनाव आयोग इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता। तो ये क्या है, ये एक एक बहुत बड़ा मजाक बना के रखा हुआ है, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक बना के रखा हुआ है। अगर कोई एक बंदा पूछता है तो उसके पूछने के ऊपर उसी से सवाल होता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई मैं बैठ के यहाँ पे कम से कम इतना तो कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा जाके तुम एक अपने अच्छा सैयद शुजा स्ट्रांग भाई, रूम के आपने बाहर इतनी जानकारी वो दी भी है। नहीं कर सकते। जी। सैयद शुजा भाई, मैं ये कह रहा हूँ, इस बार जो अभी जो एग्जिट पोल आए हैं, क्या नतीजे उसी तरह के आएंगे? हरगिज नहीं आएंगे। मैंने अभी अपने पिछले लाइफ में ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किसको कितने नंबर आएंगे, और उससे कम करने की गुंजाइश है। 23 तारीख के दिन इंशाल्लाह 171 सीटों से कम होने की गुंजाइश है। हम अच्छा अच्छा, 23 के दिन सूजा लगे भाई हुए सूजा हैं। भाई सूजा भाई, जी। मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, जी। प्लीज मेरे सवाल को सुन लीजिए। अब तो चुनाव हो चुका है, तो हम्म। वोटिंग के दौरान तो अब हैकिंग वैकिंग वाला मामला नहीं है। तो अब दो ही चीज हो सकता है ना, या तो डेटा चेंज किए जाए, जो आप ट्रांसमीटर कह रहे हैं, मतलब उसके पास आसपास चुनाव आयोग का कोई अधिकारी या कोई वांछित व्यक्ति जो गाड़ी से पहुंचे या कुछ, ईवीएम स्ट्रांग रूम के कितने दूरी पर कोई आके डेटा चेंज कर सकता है? ईवीएम से स्ट्रांग रूम से कितना गज की दूरी? 100 क्योंकि से 500 जब मीटर हम की दूरी के ऊपर अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो डेटा चेंज किया जा सकता है, लेकिन अब वो गुंजाइश नहीं है शंभू जी। इन लोगों के हाँ। पास एक ही रास्ता है, वन वे स्ट्रीट के ऊपर है। ये लोग ये चुनाव के दौरान ही चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट के दौरान नहीं चेंज कर पाएंगे, इनके पास वो विकल्प नहीं है। तो अब क्या तो विकल्प है? अगर सिर्फ निकाल ईवीएम भी चेंज लिया कर हो, सकते हैं? अब क्या विकल्प है? अब क्या गड़बड़ियां हो ईवीएम सकते हैं? ईवीएम चेंज कर सकते हैं। कुछ ईवीएम ऐसी हैं जिसको ये लोग चुनाव के दौरान या रिजल्ट के दौरान भी चेंज किया जा सकता है। अगर उनके पास सोर्स कोड बराबर है तो वो चेंज कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर जगह मुमकिन नहीं है, हर जगह मुमकिन नहीं है। इस बार किस किस तरह की गड़बड़ी की संभावना है आपके हिसाब से? इस बार बहुत सारी गड़बड़ी ये हुई है, पहले तो इन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन डेटा चेंज किया। हम्म। जब हमने रोक दिया तो ईवीएम चेंज करना शुरू किया। हाँ। अब ईवीएम भी चेंज हो गई है। हम्म। और इलेक्शन के दौरान देखिए, चुनाव आयोग इनके घर की रखेल बनी हुई है। हाँ। तो ये बात आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे निर्दलीय थे जो जीतने के बावजूद भी उनके कनपट्टी पे बंदूक रख के
बोला गया कि भाई तुम हार गए, ये अपना हारा हुआ सर्टिफिकेट ले जाओ करके, ये भी करके गए हैं। तो लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। अगर ये लोग हार रहे हैं और दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग अपना संयम बनाए रखें और किसी भी तरह की कोई भी फसाद के अंदर ना पड़े। देखिए चुनाव हो चुका है, इनके नंबर 171 से कम होंगे, सुजा भाई, ज्यादा नहीं होंगे इंशाल्लाह। सुजा भाई, जी एक मेरा सीट है जी दतिया, और मेरे दोस्त भी हैं, दोनों दो तीन तीनों कैंडिडेट मेरे दोस्त हैं। दतिया, भिंड दतिया से कौन जीत रहा है, कोई जानकारी मिल सकती है क्या? अरे यार, आपने आपने वो नहीं बताया था मेरे को, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर सुबह में भी पूछा था आपने, अच्छा मैं बताया नहीं बता, था। अच्छा चलिए मैं देख बता के दूंगा। बताता हूँ। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, अब ये जो एग्जिट पोल आया है सुजा भाई, उस पर सवाल उठे। कल हम लोग के सामने सब कुछ साफ नहीं था जब हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो ये क्या सारे के सारे टेलीविजन वाले झूठ बोलेंगे, और उनको डर नहीं कि देखिए अगली सरकार दूसरी? अभिसार शर्मा से आपकी आपकी अच्छी बातचीत है, हाँ। अभिसार से फोन करें, फोन करके पूछें। हम्म। पीएमओ से निर्देशन गया है तमाम न्यूज चैनलों को कि एग्जिट पोल का डेटा ये दिखाना है कि 300 पार ही दिखाने हैं, कम नहीं करने हैं। हम्म। एबीपी वालों ने हम्म। सही डेटा दिखाने की कोशिश की, उनको फौरी कॉल चला गया और उन्हें भी मजबूर होके वही डेटा दिखाना पड़ा जो इन्होंने दिया है। नहीं तो इससे फायदा अभी क्या भी होगा? इनकी इनकी ये लगी, इससे फायदा ये होगा, ये ये वो सोच रहे हैं, अंडर एस्टिमेशन वाला गेम है। इनको अभी भी लगता है कि सैयद बोल तो रहा है, ये हम्म। शायद कामयाब नहीं हुआ तो है। तो शायद पूरे बीजेपी के सिस्टम से सैयद सुजा लड़ रहे हैं। अकेला लड़ रहा हूं मैं और मेरी 70 की टीम, 71 लोग मिलके पूरी बीजेपी के पूरे सिस्टम से, आरएसएस के पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। सैयद सुजा जी, अकेला लड़ रहा हूं। सैयद सुजा मैं ऐलान करना चाहता हूं, सारा एग्जिट पोल बीजेपी के साथ है, ठीक है? सिर्फ आपका ठीक एग्जिट है। पोल बीजेपी के खिलाफ है। अगर आपका एग्जिट पोल सही होता है तो आप इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सबसे बड़े नेता होंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है शंभू जी, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये रिजल्ट है। जो मैं सुना रहा हूं वो रिजल्ट है, एग्जिट क्या पोल नहीं रिजल्ट, है। क्या सुना रहे एग्जिट हैं, पोल का जहां तक क्या रिजल्ट बता रहे हैं आप सारे? हाँ। रिजल्ट सुने, यूपी में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 20 सीटें आई हैं, महाराष्ट्र में 20 सीटें आई है। मैं आपको पूरा नंबर अभी सुनाता जाता हूं, देखते जाएं। हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ और हाँ लिखें हाँ। प्लीज। नहीं, ये कलम दीजिए जल्दी से। मेरे कलीग मुझे और डायरी भी दीजिए, डायरी आपके बगल में है जी, बिल्कुल बताइए। एक बड़ा खुलासा करे एक सैयद मिनट। सुजा, उनका दावा है कि उन्होंने रोक दिया है बीजेपी को, ईवीएम में गड़बड़ी को रोक दिया है, और वो सारे टेलीविजन चैनल के जो एग्जिट पोल है उसको झुटला रहे हैं। मेरी बातचीत से मुझे अंदाजा है कि सैयद सुजा के पास तकनीकी बहुत जानकारी है। एक दो सवाल और है जो मैं उनसे पूछूंगा। हाँ बताइए सैयद सुजा साहब, कितने बोर्ड नंबर्स आएंगे अब लिखते बीजेपी? जाएं। हाँ। उत्तर प्रदेश में एनडीए को आई हैं 20 सीटें। अच्छा ठीक है, 20। महाराष्ट्र में आई हैं 20 सीटें। हाँ 20। वेस्ट बंगाल में आई हैं 2 सीटें। 2। बिहार में 11। बिहार में 11 जी। तमिलनाडु में 8। तमिलनाडु में 8। मध्य प्रदेश में 20। ये कम हो सकती हैं। एमपी में 20 है, कम हो सकती है। कम करने के लिए क्या करेंगे आप, मतलब उनका वो डेटा 23 चेंज तारीख के दिन करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे उसका। अच्छा हाँ वो भी 23 कर तारीख देंगे, के अभी दिन भी करेंगे। मौका है। हाँ अभी मौका है। अच्छा वही तो कह रहा हूँ ना, 171 है। हम्म। 171 है, लेकिन इसको भी कम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो एमपी में 20। ये एमपी में 20 हो गई, कर्नाटका में 11। कर्नाटका में 11, हाँ। गुजरात में सबसे ज्यादा 21। अच्छा हाँ। राजस्थान में 18। राजस्थान में 18। हम्म। आंध्र प्रदेश में 0। एपी में 0। उड़ीसा में 3। उड़ीसा में 3, हाँ। केरल में 0। केरला में 0, हाँ। तेलंगाना में 0। तेलंगाना में 0, हाँ। झारखंड में 4। झारखंड में 4, हाँ। असम में 8। ये भी कम होने की गुंजाइश है। असम में 8 पंजाब में 3। है। पंजाब में 3, हाँ। छत्तीसगढ़ में 7। छत्तीसगढ़ में 7, हाँ। हरियाणा में 4। इसको भी कम करने की गुंजाइश है। हरियाणा में 4, हाँ। दिल्ली में 0। दिल्ली में 0, हाँ।
जम्मू कश्मीर में 3, JNK में 3, हाँ। उत्तराखंड में 4, उत्तराखंड में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, हिमाचल में 3, गोवा में 1 गोवा में 1, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम्म। 3, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में 3, अरुणाचल हाँ प्रदेश, ठीक ये है, ठीक पूरा है, मिला के 3, हाँ 3। हाँ। तो टोटल हुई 171। 171 हो गया बीजेपी। नहीं, एनडीए पूरा, अच्छा ये पूरा एनडीए है, अच्छा अच्छा। तो सुजा भाई, ये पूरा एनडीए हो इसका गया। मतलब दो हाँ, ही चीज होगा, या तो पूरा टेलीविजन चैनल गलत साबित होगा, या सैयद सुजा गलत साबित होंगे। देखिए एग्जिट पोल हमेशा कई बार गलत साबित होता है, उसके बाद में भी होता है। एग्जिट पोल कई बार गलत साबित होता है, लेकिन होता है। चलिए, ये तो अच्छा वही है। है। जिन लोगों को जो जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि इस देश में लगातार ईवीएम को लेकर बात करें, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपके दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि ईवीएम से गड़बड़ी करके और वोट लाया जाएंगे, वो सीट ले आएंगे ताकि आपको असर ना हो, आंदोलन ना हो। तो क्या अब क्या हाँ, क्या वही किया जा रहा ईवीएम है। में ईवीएम में गड़बड़ी की अब क्या क्या संभावनाएं हैं? अब संभावनाएं यही है, या तो वो ईवीएम चेंज कर सकते हैं, या तो जिन ईवीएम में ड्यूरिंग रिजल्ट एक टाइम में फ्रीक्वेंसी बस कर या डेटा ट्रांसफर एक टाइम में बहुत सारी ईवीएम का किया जा सकता है, अगर उनके हम्म, पास उतना सोर्स है तो हम्म। वो कर सकते हैं। तो ये क्या दो कर सकते हैं? संभावनाएं हैं। तो उनके लेकिन पास सोर्स की कमी है क्या? देखो, ईवीएम एक टाइम में बदली जा सकती है, और हम्म। दूसरा है रिजल्ट के दौरान ईवीएम का डेटा चेंज किया जा सकता है। अगर ईवीएम बहुत देर तक खुली पड़ी रह गई तो उसके अंदर आप दोबारा जाके अगर आप नंबर देखेंगे तो उसके अंदर नंबर दूसरे नजर आएंगे। नहीं नहीं, अब क्या क्या संभावना है? ईवीएम चेंज करना या डेटा चेंज करना? ईवीएम चेंज भी करना, डेटा चेंज करना, दोनों संभावना है। डेटा रोका चेंज कैसे? करने की संभावना बहुत ही कम है। अच्छा, रोका कैसे जा डेटा सकता है? ड्यूरिंग रिजल्ट सॉल्यूशन क्या है, रोका रोका, कैसे? खैर अब हम तो कोशिश कर रहे हैं शंभू जी। मैं तो ये कहूंगा सबको चुंबक लेके अपने अपने जेबों में चुंबक डालें, हाँ और सारे के सारे चले जाएं जहाँ हाँ। पे काउंटिंग हो रही है, वहां पे सारे लोग चुंबक लेके बैठ जाएं। चुंबक से क्या होगा? चुंबक से क्या होगा? होगा कुछ होगा, लेकिन लू तो नहीं लगेगी किसी को। नहीं मतलब नहीं सर, लेकिन साफ साफ होगा। बताइए ना। देखिए चुंबक चुंबक से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, खैर ये मजाक की बात है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे पास उसका विकल्प है। हम्म, अब जहां तक हमारे पास है उसको मैं गोपनीय रखना चाहता हूँ, लेकिन है विकल्प है, उसको हम बदलते हैं तो उन्हें भी बदलने का उनके पास भी वो साधन मौजूद है। इसलिए आप कुल्लू जब में हम नहीं बदल है। सकते हैं तो वो भी उनके पास, हाँ, हम्म। अब हम बदल सकते हैं तो वो भी, उनके पास भी ऐसे साधन मौजूद है, उनके पास तो हर चीज मौजूद है। हम तो गिने चुने 70-71 लोग हैं जो अपने जेब का पैसा लगा के, अपना खून पसीने की कमाई लगा के लोगों के लिए करने की कोशिश लेकिन कर रहे हैं। सुजा भाई, अगर लेकिन उनके पास तो हराम की बहुत आपका कमाएंगे। अगर एग्जिट पोल सही हो गया, आप ये करने में कामयाब हो गए, तो ये देश आपको सर आंखों पर बैठाएगा, आपको अंदाजा है? मैं इतना तो जानता हूँ शंभू जी, हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य, यू नो अनफॉर्चुनेट इवेंट है ये हमारे लिए। जितना जल्दी सर पे बिठाते हैं उतना जल्दी पटक भी देते हैं हमारे देश वाले। हाँ। मुझे सर पे बिठाएंगे, उसके बाद में मोदी जी को कहाँ पटकेंगे झोले के साथ? ये तो कोई एक ही गुजरात सर पे में या बैठेगा बिहार ना। में? देखें, दोनों अब संभव, मोदी मोदी गुजरात तो बैठा चले हुआ ही है। जाएंगे। हम्म। वही है, गुजरात जाएंगे, उसके बाद में अगर हम आ गए तो हलक में हाथ डाल के पूरा हिसाब हाँ। किताब निकालेंगे इनके पास से। अच्छा, ये जो एक कोशिश करिए, ये पता कीजिएगा, लोकसभा में भिंड, मध्य प्रदेश में एक है, लोकसभा एरिया 2 है, भिंड और दतिया। हम्म। क्या हो सकता है यहाँ? भारतीय जनता पार्टी। ओहो, चलिए, ना जो है वो है जो है सो है। मैं दाद देता हूँ सैयद सुजा के हिम्मत का, मैं दाद देता हूँ उनकी, और उनकी जो समझ है, सामाजिक समझ है। मैं तमाम टेलीविजन में पत्रकारों को चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई सैयद सुजा से सवाल जवाब करके देख ले और सैयद सुजा के सवालों का जवाब दे दे।
मेरी जो पत्रकारिता में जितनी समझ है, मैं एकदम फिर कह रहा हूँ, चैनल में मैंने नौकरी भी की है, सैयद शुजा के पास टेक्निकल जो जानकारी है वो अद्भुत है। और अगर ईवीएम में फ्रॉड होता है तो सैयद शुजा की बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। दूसरी बात है, सैयद शुजा ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी चूंकि संसाधन है, सरकार है, कल राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है कि जब मजबूत सरकार लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है, सरकार ही सरकार को जिताती है। तो अब जी जबकि सारे चैनल वाले तो झूठा साबित नहीं होना चाहेंगे, सही है। तो अब क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या ये नतीजे एकदम वैसे ही हो सकते हैं जैसा ईवीएम एग्जिट पोल दिखा रहा है? नहीं नहीं, एज एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो नतीजा हरगिज नहीं आएंगे। हम्म, ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा यादगार दिन होगा, क्योंकि ये जो नतीजे निकल के आएंगे हम्म। वो चौंका देने वाले होंगे, अच्छा, चौंका देने वाले होंगे। अगर और नतीजे ईवीएम के अलग जाते हैं तो मैं इस देश के जनता के साथ साथ सबसे ज्यादा क्रेडिट सैयद शुजा को दूंगा। मैं इनसे लगातार बात करूंगा, धन्यवाद। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर नतीजे उलट आते हैं तो भी मैं कहूंगा कि सैयद शुजा जीत रहे हैं, इन्होंने ईवीएम को रोका है। अगर नतीजे टेलीविजन के हिसाब से आते हैं तो पूरे देश की जनता कह रही है कि ईवीएम में फ्रॉड हुआ है। तो ये तो साफ है। बस ये है कि लेकिन ये इतना रिस्क टीवी वाले क्यों ले रहे हैं साहब? उनको पता है जब सरकार दूसरी आएगी, क्या नहीं, सट्टा वो मार रिस्क के? नहीं ले रहे हैं, देखिए शंभू जी, हम्म, रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो तो बोल के कर रहे हैं ना, ये ओपिनियन है, लोगों से पूछा गया है, तो वो तो बोल रहे हैं 90,000 लोगों से, ये 19 क्षेत्रों में 90,000 लोगों से लिया गया डेटा है। अच्छा, अब आप देखें, बेवकूफी वाली। आज मैं एक पब्लिक ओपिनियन करूंगा कि देश का कोई नागरिक मेरे सामने आए जिससे फोन करके पूछा गया हो कि भैया आपने किसको वोट दिया है। आज तक कोई सामने नहीं हाँ, आया है, इतना बड़ा सोशल मीडिया है। चलिए मैं भी पूछता हूँ, आप भी पूछें, मैं भी पूछता हूँ। हाँ, देखो, किसको किसको फोन करके पूछा गया कि आप किसको किसको वोट दिए हैं। हम्म, देखिए, ये एक प्रणाली बना के रखी हुई है, हम्म, नेल्सन, सी वोटर वगैरह वगैरह, ये इनको डेटा मिलता है सरकार द्वारा, हम्म। भाजपा द्वारा, आरएसएस द्वारा इनको डेटा मिलता है, और ये डेटा चला देते हैं, लेकिन नहीं ये नहीं, डेटा लेकिन चला देते डेटा हैं। चला देते हैं तो वो तो ईवीएम में चुनाव आयोग उनके साथ मिला हुआ है। अभी तो चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अब तो साफ है पानी की तरह कि चुनाव आयोग में चुनाव अरे, अधिकारी बीजेपी सब के साथ। होने के बावजूद देखिए शंभू जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग को भी पता है। हम्म, चुनाव आयोग अगर ये होता तो आज आज यहाँ बैठ के हम लोग डेमो करते होते, आज हम लोग यहाँ बैठ के डेमो करते होते। देखिए, चुनाव आयोग को दावत दी गई थी, चुनाव आयोग ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया, कहा कि हम हमारी ईवीएम लेके अमेरिका नहीं आएंगे, और हम हमारी ईवीएम को एग्जीबिशन की तरफ पे लेके भी नहीं बैठेंगे। आपको कॉल आया था, सुरक्षा बोल दिया उन लोगों ने, आपको ये सुरक्षा नहीं दिया करेंगे। आपको सुरक्षा दिया जाए तो आप भारत आ सकते हैं। देखिए, मैं तो भारत आऊंगा शंभू जी, मैं भारत आऊंगा, और लोगों से, आपके चैनल को पिछले 12 घंटे में 7 से 8 लाख लोग देखे हैं ना। हम्म, तो मैं आपको अभी अच्छी बात बताता हूँ शंभू जी, मैं जिस दिन भारत आने का ठानूंगा ना, तो एक बात समझ लीजिए हाँ, कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आऊंगा, और भारत की दशा दुर्दशा दोनों भी, दशा अच्छी होगी, दुर्दशा उन हाँ, तमाम भ्रष्ट नेताओं की होगी जो हम्म, ईवीएम के सहारे भारत की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं दुर्दशा बन के आऊंगा। तो एक बात तो तय है, हम्म, देखिए ईवीएम है, ईवीएम तो कहीं नहीं जाएगी, हम्म, और जब तक ईवीएम रहेगी, ईवीएम का जितना भी डेटा ऊपर नीचे करना है, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो एक बात समझ लीजिए, आज लोग ये सोच रहे हैं कि ये ईवीएम ईवीएम खेल रहा है, अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। शंभू जी, अगर कोई बंदा अपनी पब्लिसिटी कर रहा है तो वो फायदे के लिए करता है, मुझे क्या फायदा है बताएं। नहीं, ये तो 23 को सवाल पता चल जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सैयद शुजा, हाँ, अभी भी कौन कौन सी संभावना है जिससे बीजेपी चुनाव जीत सकती है? अब क्या कर सकती है वो? देखिए, दो ही संभावना है, दो ही संभावना बाकी रह गई है, हाँ, इनफैक्ट 3 कहूंगा मैं। हाँ, पहली संभावना, ईवीएम चेंज करने की, अगर पहरा दे रहे हैं तो ये चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, दूसरी संभावना है इलेक्शन के दौरान ईवीएम का डेटा चेंज करने की। हाँ, ये भी बहुत ही ज्यादा संभव है, क्योंकि उनके पास साधन मौजूद है, उनके पास पूरी तरह से साधन मौजूद है, तो ये हो सकता है। तीसरी बड़ी संभावना ये है, अगर अगर ये जो हमारे नतीजे हैं वो निकल के आना शुरू करेंगे, तो लोगों में एक उत्साह भर दिया, मोदी 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 करके, और लोगों में गुंडे भी भर दिए हैं। क्या वो लोग जैसे ही इनके नंबर नीचे जाना शुरू करेंगे, वो लोग दंगा फसाद करेंगे,
और रिजल्ट को रोक दिया जाएगा ताकि वो अपने हित वाला रिजल्ट अनाउंस कर सके 1-2 दिन बाद। अच्छा, ये भी खतरा है कि रिजल्ट को रोका जा सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है। देखो, सारे चैनलों को बोल दिया गया 300 पार, 300 पार, 300 पार, 300 पार। लोगों, बड़ा गौर से सुने, शंभू जी रोकिएगा नहीं। हाँ, देखो, हाँ। ये सबसे बड़ी संभावना ये है कि लोगों में एक बहुत बड़ा पिक्चर क्रिएट कर दिया गया कि 300 के पार निकल गए। अब वो 300 से नीचे जाना शुरू होंगे तो लोगों का आक्रोश बढ़ेगा। जिनके मन में गुस्सा भरा हुआ था इनके खिलाफ, जिनकी वजह से, इनके सरकार की वजह से जो लोगों की घृणा हुई है, जो हालत हुई है, उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अब जब ये लोग हारना शुरू करेंगे तो लिहाजा उनका सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होगा। उनका सेलिब्रेशन बड़ा होगा। कौन जीत रहा है इसके अंदर सेलिब्रेशन नहीं होगा, भाजपा हार रही है उसका सेलिब्रेशन होगा। और लोगों से ये देखा नहीं जाएगा और इसके एवज में जो फसाद हो सकता है ना, वो फसाद की वजह से ये लोग रिजल्ट रोक सकते हैं, इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, या फिर रिजल्ट रोक के 2 दिन के बाद इनके मनचाहा रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि ये इनकी सरकार चला रहे हैं, आप हम नहीं चला रहे हैं सरकार, ये तो इनकी खुद की सरकार चल रही है ना भाई। अच्छा सुनिए, सरकार वो मामला आयोग इनका। सुजा भाई, वो मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। आप मुझे बताइए ईवीएम की गड़बड़ी जो हो, आपने बताया क्या क्या होगा, उसको कैसे कैसे रोका जा सकता है? रोकने का देखो, अगर साधन दूसरों के पास होता ना शंभू जी, तो मैं बोलता भाई ये आप लोग ये ऐसे रोक सकते हैं। दूसरों के पास वो साधन नहीं है। जिसके पास साधन हो सकता है वो लोग आगे बढ़ के पूछेंगे नहीं, वो लोग आगे बढ़ के कुछ पूछेंगे नहीं। अब एकमात्र साधन इनको रोकने का हम ही बैठे हुए हैं। अब हम इतना ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, लोगों को इसका थैंक यू भी नहीं पूछते हम, लेकिन लोग है कि हम पे ही उंगलियां उठाते हैं। अरे उसकी तो भाई अच्छा आप बताइए, फाइनल सवाल, एक सवाल आपको जाना भी है, बीजेपी नहीं आ रही है, ईवीएम एग्जिट पोल गलत साबित होंगे? एग्जिट पोल 100% गलत साबित होंगे। बीजेपी 171 से नीचे ही रहेगी इंशाल्लाह। इतनी काबिलियत है आप में, इतना दम है आप में, आप रोक देंगे बीजेपी को अकेले? बिल्कुल रोक दिया है शंभू जी। ये एग्जिट पोल के नंबर नहीं दे रहा हूं मैं, ये एक्चुअल ईवीएम में कैद वोटों की गिनती के बाद जिन को जितने वोट मिले हैं उसके बाद में कौन जीता है उसका नंबर दे रहा हूं मैं आपको। 171 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अभी, लेकिन अब इसको आप रोक पाएंगे या इसको बदल भी सकती है बीजेपी? मैं रोक पाऊंगा, एक हद तक रोक पाऊंगा, 50% तो रोक पाऊंगा, लेकिन उनके पास साधन मौजूद हैं, वो हमको बीट कर सकती हैं इस पे भी। तो क्या लेकिन क्या कर सकते 300 200 देखिए, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे स्टार्ट ट्रांसमिटिंग, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उनके पास बहुत बड़े साधन है, तो वो लोग, उनको पता नहीं है कैसे करते हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। जो चीज के बारे में उनको इल्म नहीं है उसको आइडिया देने से अच्छा है कि इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। लेकिन हाँ, गुंजाइश है, if they have proper equipment then they can, yeah। तो फिर तो एग्जिट पोल सही हो जाएगा, हम लोग गलत हो जाएंगे? नहीं होगा एग्जिट पोल सही नहीं होगा। इनके पास देखिए, आप हिंदी बोल रहे हैं लेकिन आप रोज अंग्रेजी सुनते हैं। अगर आप अंग्रेजी के कुछ शब्द दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल होते हैं तो आप दूसरी भाषा आ जाएगी करके आपको वो नहीं होता ना। संस्कृत लिखी जाती है तो संस्कृत हिंदी जैसे ही लिखी जाती है, लेकिन आप संस्कृत पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप संस्कृत बोल भी सकते हैं। तो उनके पास है लेकिन उनको बोलना नहीं आता है। मतलब बीजेपी नहीं जीत रही है? बीजेपी नहीं जीत रही, ये सुजा गारंटी ले रहे हैं? बीजेपी नहीं जीत रही। मैं देखिए, मैं जितना मैंने काम किया है उसके बाद में मैंने नंबर सामने रख दिए हैं। बीजेपी को नंबर आ रहे हैं, एनडीए के नंबर, बीजेपी तो इससे और भी कम है, एनडीए के टोटल नंबर आ रहे हैं 171। उससे और कम होने की गुंजाइश है। इंशाल्लाह मैं कम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, बहुत लोगों को उम्मीद जगी है सैयद सुजा से, और सैयद सुजा ने हमसे बात की है, और हम लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी कर रहे हैं, और चूंकि ईवीएम हैक होता नहीं है तो कोई केस बनता नहीं है, हम लोग ऐसी मजा ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। रही बात एग्जिट पोल की, तो हमारा भी एग्जिट पोल है, सैयद सुजा कह रहे हैं कि बीजेपी हार जाएगी, सारे चैनल कह रहे हैं बीजेपी जीत जाएगी। अब कौन नहीं, शंभू जी एक मिनट, मैं आपको लाइव टीवी देखें, आप लाइव टीवी वालों को देखें, उनका एग्जिट पोल लगभग मेरे नंबर से मैच करता है। दूसरे कई और न्यूज पोर्टल्स हैं, उनका अगर एग्जिट पोल देखे ना तो ये नंबर से लगभग मैच करता है। 2-4 और कम ही है वो लोग। अरे साहब, जो लोग ग्राउंड के ऊपर जाके सवाल कर रहे हैं ना,
उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं है, मोदी से कोई लहर नहीं है, मोदी से लोग नाराज है, अरे क्षतिज ईवीएम, है, अरे द्रहित है। भाई लोग बहुजन समाज बोल रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी, ईवीएम तो है। हाँ ईवीएम है, उसी का तो सहारा है, वरना इनकी औकात नहीं है शंभू जी। वहाँ तो वरना इनकी ईवीएम, औकात, मान आपको लिए पता है अगर आप एक्चुअल अरे रिजल्ट देखा पूजा जाए ना, भाई हम आप पर तब भर, आप बताइए कि ईवीएम में गड़बड़ी करके भी अब ये कितना आ सकते हैं मैक्सिमम 171 टोटल? टोटल, ये गड़बड़ी के बाद का नंबर है, टोटल 171 ना। अरे आपको और एक बात बताएं, यहाँ पे सुनने वालों में अमित शाह भी मौजूद हैं, तड़ीपार भी देख रहे हैं, आपको शायद ये नहीं पता है, तड़ीपार की हम आपको आईडी दे देते हैं, तो तड़ीपार भी देख रहे हैं, उनको पता है कि उनके 171 नंबर ही आए हैं। हाँ, और वो डंके की चोट पे आगे बोलते हैं हम डंका बजाते हैं, भाई बाजे वाले हैं, मैं चाहता बाजा हूं मुझे बजाने एक के लिए बार, आए हैं, वो तो मैं कहते हैं चाहता हूं 300 पार जाएंगे। मुझे एक बार अमित शाह बुलाए, मैं तो दिल्ली में ही हूँ, बुला ले मुझे। आप तो अमित शाह तो अमेरिका में बुला हैं। लेंगे, आप चाहें, आप चाहें ना चाहें, अमित शाह तो बुला लेंगे। आप चाहें कि काश नरेंद्र मोदी मुझे बुला लेते और उनसे मैं एक आध सवाल कर लेता, तो बहुत अच्छी बात होती। नहीं, अगर वो मुझे इंटरव्यू देना चाहेंगे तो मैं तो मतलब मैं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरे सवाल बड़े तीखे होंगे। वो मैं, आप आम कैसे खाते हैं, रुमाल है कि नहीं, ये सब नहीं पूछ पाऊंगा। ना, वो तो मैं आप एक आप, सवाल हमारा भी पूछ लेना। हाँ। आप एक सवाल जब आप उनके पास जाए ना, हम्म। तो एक सवाल हमारा भी पूछ लेना। हम्म। हमें हमें ये मौका नहीं मिलेगा शंभू जी, हमें ये, काश ये हमें मौका मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन हम्म। हमें ये मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा। हम्म। आप पूछें, जब आप जाएं तो हमें बताना, एक सवाल हमारा भी उनसे पूछ लेना। बताइए ना। उनसे पूछना है, जब वो केदारनाथ में बैठे थे तो भगवान शिव के दर्शन हुए कि नहीं हुए, पूछना। अच्छा, आप कभी अमित शाह से मिले हैं जब आप उनके लिए काम करते थे, ईवीएम हैकिंग करते थे? मैं अमित शाह से तो नहीं मिला, लेकिन बात हुई है, बहुत बार बात हुई है। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही उनका उनका पीए कॉल किया था, पूछ रहा था कि साहब बात करना चाहते हैं, हाँ। तो मैंने कह दिया कि साहब से बात नहीं करनी है, तो साहब बात करने की कोशिश करते हैं। अभी भी? हाँ, देखिए, डर हमारा बना हुआ है शंभू जी, भारतीय हाँ। जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो हमारे नाम से डरते हैं, हाँ। कई दूसरी पार्टियों के भी नेता हैं जो हमारा नाम सुनते हैं तो उनके पसीने ऐसे अच्छा, गुजरते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि तुम सूजा की वजह से मारे जाओगे। मैं कहता हूँ भैया मुझे देख लो, बहुत लालसा नहीं है आपको जीने की। धमकियां आना शुरू हो जाएगी थोड़े दिन में। नहीं, धमकी तो आती है। हाँ देख ले। नहीं, लेकिन मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का मानस संतान हूं ना, फूले पेरियार अम्बेडकर बुद्ध रविदास कबीर। हम लोग कहाँ, हम लोग तो गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे। बुद्ध अम्बेडकर के मानने वाले हैं, फूले पेरियार को मानने वाले हैं, जगदेव प्रसाद को मानने वाले हैं। सरेआम घूमते आइए, मार दीजिए, हम कौन सा राजा है कि हमको चिंता है कि हम राज भोग रहे हैं। हम तो बस इतना हाँ चाहते हैं कि वही तो है ना। हाँ। देखिए, हम तो आम आदमी हैं, बहुत गरीब, लेकिन इनकी इनकी फटी पड़ी है, क्योंकि अगर ये हार जाएंगे तो इनके चिट्ठे निकल के आएंगे, लेकिन इनके पूरे चिट्ठे निकल के हमारी आएंगे मौत इस। इनको बहुत भारी पड़ेगी। जैसे जैसे बहुजन, एक बाबा साहब ने जब पूरे बहुजन को एकजुट कर दिया, एक जगदेव प्रसाद की हत्या ने पूरे बहुजन को एकजुट कर दिया, एक रोहित वेमुला की हत्या ने पूरा आंदोलन सरकार हिला दिया, तो शंभू कुमार सिंह की मौत भी इनको भारी पड़ेगी। हमारी आने वाली नस्लें ना हम पर फक्र करेगी कि अरे हमारा शंभू आदमी जी, आपके न्याय के आगे लिए मारा गया। आपकी आयु आयु बहुत लंबी हो, हम तो प्रार्थना करते हैं आपको सेहत दे। देखिए शंभू जी, बाबा ये साहब लोग ने एक बहुत। लाइन कही है सुजा भाई, आयु लंबी हो चाहे नहीं जी, हो, वो शानदार हो, और वो ईमानदारी से भरा हो, और वो समाज के लिए हाय हो, हाय, और वो देश ये के बाबा लिए हो। साहेब हम के लोग विचार देश के थे, लिए बात कर रहे हैं। हाँ। ये बाबा साहब के विचार थे शंभू जी। आप अपने हम्म। चैनल पे पूछिए बहुजन समाज से कि बहुजन हम्म। समाज का कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए हामी भर सकता है क्या? यहाँ पे नहीं, आप मैंने कमेंट्स कल खोले। मैंने कल दो किया है सर्वे कम, कि आपने मोदी आएंगे हाँ, जाएंगे। 99.99% बहुजन समाज SC ST OBC कह रहा है बीजेपी नहीं आएगी। 1% भी नहीं कह रहा है, सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईवीएम पर लोग अब सब सवाल खड़ा करने लगे हैं। नहीं आएगी। हम यहाँ पे लिखत में दे चुके हैं हाँ। हमारे चैनल पे, नहीं आएगी, 171 ही आएंगी, उससे कम ही आएंगी। अगर 2-4 बढ़ भी जाए तो कहीं पे अगर हमारी गिनती छूटी।
चलिए तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। सैयद शुजा कह रहे हैं कि 171 से ज्यादा नहीं आएगा, वो उनका प्रिडिक्शन है। ईवीएम में किस तरह की गड़बड़ियां हो रही है वो भी हमने बात की। और मैं लगातार तो सारे टेलीविजन वाले चैनल जो है उससे एक शक पैदा होता है, लोगों को लगता है कि कहीं अमित शाह और टेलीविजन ने टारगेट तो नहीं दिया है चुनाव आयोग को कि तुम अरेंजमेंट करो। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने हो सकता है, देखिए चुनाव आयोग इनसे इतना डरा हुआ है, हो सकता है कि चुनाव आयोग ही खुद डिक्लेयर कर दे कि भाई इतनी सीटें आएंगे। ये चुनाव आयोग खुद ये काम कर दे, क्योंकि चुनाव आयोग के पास तो सारी मशीनरी पड़ी हुई है, चुनाव आयोग इनके जेब में पड़ा हुआ है, तो हो सकता है, काफी सारी चीजें हो सकती है। खैर शंभू जी, आपसे इजाजत चाहते हैं, हमारा सैर का वक्त हो गया है, रोजा शुरू करना है, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और होपफुली आपकी परमिशन से हम ये चैनल पे डाल देते हैं, तो इंशाल्लाह बात करते हैं फिर। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए सुजा भाई, लेकिन जब भी हम लोग को जरूरत हो कम से कम 23 तारीख तक तो हम बात करेंगे ही, और 23 के बाद जो भी 23 नतीजा तारीख है तक हम लगे उस पर रहेंगे। ही बात करेंगे। हम उस 23 के नतीजे के बाद ही बात करेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं है, भागने वाले लोग नहीं है। अरे काहे डरे भाई, हमने अपना काम किया है, संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, मजबूत डेमोक्रेसी चाहते हैं, और चूंकि लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो एक पत्रकार के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईवीएम पर सवाल उठाएं। ईवीएम दुनिया के कोई भी देश, अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, फ्रांस हो, ईवीएम से वहां वोटिंग नहीं होती है। ईवीएम एक मशीन है, भरोसेमंद नहीं है। इसलिए देश के जो बहुजन समाज है वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश की 21 पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही है, सिर्फ बीजेपी और चुनाव आयोग ईवीएम के पक्ष में, इसलिए हम लोग ईवीएम पर सवाल उठाए। रही बात सैयद शुजा की, सैयद शुजा जो एक शख्सियत है, जो वो पूरी बात बोल रहे हैं, उनकी गारंटी उनकी है, मेरी गारंटी मेरी है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का जो 85% आबादी है वो ईवीएम पर संदेह करता है, इसलिए मेरा हक बनता है। ये मीडिया अखबार आपको 20 लाख ईवीएम गायब हुए उस पर बात नहीं करेगा, ये आरटीआई से जानकारी है, बॉम्बे हाई कोर्ट में हियरिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने भी सवाल खड़ा किया है। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से कटघरे में है, नतीजे कटघरे में है, टेलीविजन की विश्वसनीयता खतरे में है। अगर एग्जिट पोल सही नहीं होता है तो भी टेलीविजन की विश्वसनीयता जाएगी, अगर एग्जिट पोल सही होता है तो भी बहुजन समाज के लोगों को लगता है ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। सैयद शुजा ने कम से कम आपको 2 दिन सांस लेने में तकलीफ ना हो हम लोगों को, इसलिए उन्होंने कम से कम इतना जरूर कहा है कि भैया ऐसा नहीं आएगा। वैसे एक राजेंद्र सिंह ने एक लाइन लिखी है कि बीजेपी सरकार जा रही है। चलिए शुक्रिया सुजा साहब हमसे बात करने के लिए। और थैंक यू मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। जी बोलें। आपसे बात करने में मैंने ये जानबूझकर तय किया है, इसका खतरा भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम हमारे फोन का रिस्पॉन्ड करें, और जब भी आपसे लाइव जरूरत महसूस हो आप प्लीज उपलब्ध रहें। थोड़ी परेशानी होगी उसके लिए माफी चाहूंगा। शुक्रिया आपका। धन्यवाद शंभू जी, आपसे जुड़े रहेंगे। नेशनल दस्तक वालों को भी मैं कहूंगा, देखो शंभू जी एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं मुझसे बात करने का और ये चीजें सामने रखने का। एक अच्छे पत्रकार होने के नाते उन्होंने सवाल उठाया है, मेरे साथ दिया है, मेरे सवालों पे उन्होंने हामी भरी है, लोगों के लिए, संविधान के लिए। तो आज के डेट में मोदी से ज्यादा फेमस है आप भारत में। अरे वाह, थैंक यू, बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। शुक्रिया, थैंक यू शंभू जी। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।